10th. Today we have discussed chapter 2 economics sector in terms of ownership public and private sectors topics. मतलब कि ऑनरशिप के आधार पर जो सेक्टर्स होते हैं उसे दो भागों में बांटा गया हुआ है, एक पब्लिक सेक्टर्स में, दूसरा प्राइवेट सेक्टर में. Another way for classifying economic activities into sectors could be on the basis of who owns assets and is responsible for the delivery service. आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रों को में वर्गीकृत करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है. इसे हम लोग प्राइवेट और सेकेंड यानी कि वैसे जो किसी भी संपत्तियों के मालिक को या किसी सेवाओं के जो मालिक होते हैं, जो सेवा की उपलब्ध कराते हैं, उनको माना जाता है. इसे हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र कहा जाता है. The government must add the asset and provide all the service in the private sectors. Ownership of assets and delivery of service in the hands of private individual or companies. Railway or post office is an example of the public sector, whereas companies like Tata Iron and Steel Company Limited or Reliance Industries are private owned. जो सरकार के अंदर, सरकार के स्वामित्व में जिस कंपनी जो संपत्तियां जो स्वामित्व सरकार के अंतर्गत होती है उसे हम लोग पब्लिक सेक्टर कहते हैं. और वैसी संपत्तियां, वैसी स्वामित्व जो किसी कंपनी के द्वारा किसी एक व्यक्ति के हाथों में होता है उसे हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि जैसे रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये सभी जो पब्लिक सेक्टर से आता है, जबकि टाटा कंपनीज, स्टील कंपनी लिमिटेड, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सभी क्या है, प्राइवेट कंपनी का रूप में काम करता है. एक्टिविटी इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव to earn profit. To get such service we have to pay money to these individuals and companies. The purpose of the public sector is not just to earn profit. Government raise many through taxes and other ways to meet expenses on the services returned by it. Modern day government spend on a whole range of activities. What are these activities? Where do government spend on such activities? Let's find out. जो हमारा प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसका मेन कारण ये होता है कि उन्हें लाभ कमाना है. वो सर्विसों को प्राप्त करने के लिए हमें उन कंपनी के जो मालिक होते हैं उन्हें और हमें भुगतान करना पड़ता है. अब जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं इनका जो मेन एम होता है, उद्देश्य होता है, वो होता है लाभ नहीं कमाना, लोगों की सेवा करना. सरकार, गवर्नमेंट जो है सेवाओं पर किए गए जितने भी खर्च होते हैं, वो जितने भी पब्लिक के द्वारा सर्विस दिया जाता है उसके जितने भी खर्च होते हैं, उस खर्च की भरपाई जो होता है, उसका जो रिनर्ड करता है वो दूसरे तरीक़ों से करता है. कैसे करता है? तो वो टैक्स के रूप में करता है. इसके अलावा और बहुत सारे उनके सोर्सेज हैं, उस सोर्सेज से वो उससे रिकवर करता है. अभी के समय जो हम लोग मॉडर्न एज है इसमें गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत सारे सभी प्रकार के एक्टिविटीज़ में अब खर्च करती है. अभी ये एक्टिविटीज़ है क्या, और सरकार ऐसे एक्टिविटीज़ में क्या वैक्यूम करती है, इसे हमें प्राप्त करना है. दीज आर सर्वल थिंग्स नीड बाय द सोसाइटी एज ए होल बट विच आर प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड टू ए रीजनेबल कॉस्ट. Why some of these need spending large sum of money which is beyond the capacity of the private sector. Also collecting money from thousands of people who use this facility is not easy. Even if they do provide this thing, they would charge a high rate of their use. Example are construction of road, bridge, railway, harbors, generating electricity, providing irrigation through dams, etc. Thus government have to undertake such heavy spending, they ensure that these facilities are available for everyone. अब कोई ऐसी चीज़ जिसका आवश्यकता समाज के यानी लोग जो हमारे सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उस सभी लोग को किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, परंतु उन्हें जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वह उचित कीमत पर एक रीजनेबल कॉस्ट पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ चीज़ ऐसी होती है जिस पर अधिक खर्च होते हैं. जो निजी जो सेक्टर्स होते हैं, जो
जो प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं वो उनके क्षमता से, उनकी कैपेसिटी के बाहर की होती है। इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए हज़ारों लोग होते हैं, वो पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं होता है। फिर यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो उसकी कीमत क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। जैसे स्कूल, पुल, रेलवे, बिजली का इक्विपमेंट, इस सब का निर्माण कराना, बांध बनवाना, सिंचाई की व्यवस्था कराना, इसलिए सरकार द्वारा इस पर खर्च किया जाता है और सभी लोगों की इन सुविधाओं को सुनिश्चित की जाती है। These are some activities which the government had to support. The private sector may not continue their production or business unless government encourage it. For example, setting electricity at the cost of generation may push up the cost of production of goods. In many industries, many units, especially a small scale unit, might have to shut down. Government here step in by producing and supplying electricity at rate which these industries can afford. Government has to bear part of the cost. कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें सरकार समर्थन की ज़रूरत पड़ती है। प्राइवेट सेक्टर्स के उन प्रोडक्शंस का, उन बिजनेस के तब तक जारी नहीं रह सकता है जब तक सरकार उन्हें किसी प्रकार का इनकरेज ना करे। जैसे कि प्रोडक्शन को, गुड्स ऑफ प्रोडक्शंस हो गया कि बिजली का बिक्री, गुड्स ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी, बहुत से ऐसे भी प्रोडक्शन होते हैं जिसमें वस्तुओं का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अनेक प्रकार के यूनिट्स के, खास करके जो स्मॉल स्केल यूनिट्स होते हैं, इसके बंद हो सकती है। यहाँ सरकार उस दर पर हमें बिजली उत्पादन कर वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर हम उद्योग बिजली खरीद सकता है सरकार लागत का कुछ अंश बना। यानी कि अब देखिए, अब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक प्रकार से गैर सरकारी है जिससे सरकार द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। अब मान लेते हैं किसी प्रकार का कोई उद्योग चला रहे हैं, अगर उद्योग चलाएंगे या सरकार अगर बिजली पे अपना हम लोग का समझे जैसे सहायता नहीं करेगी तो क्या होगा, बिजली हमें बहुत ही उच्च दर पर प्राप्त होगी, जो जिससे हम लोग का बहुत ही प्रकार का समस्या आ सकती है। बिजली से बहुत सारे लघु उद्योग जो थे वो बंद हो सकते हैं, इसलिए सरकार इसमें काम करते हैं। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स at the fair price. This is stored in its godown and sell at a lower price to consumers through ration shops. You have read about this in the chapter of food security in class 9th. The government has to bear some of the cost. In this way, the government supports both farmers and consumers. इसी तरह भारत सरकार द्वारा किसानों से एक सही दाम पर गेहूं को चावल खरीदती है, फिर उसे गोदामों में जमा करती है और फिर राशन दुकानों के माध्यम से उससे जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें बेच देती है, जिसका जो मूल्य होता है, जो प्राइस होता है वो बहुत ही लो होता है। जैसे हम लोग फूड सिक्योरिटी में क्लास 9 के फूड सिक्योरिटी सेक्टर में पढ़ चुके हैं। सरकार जो होती है वो इस लागत के कुछ भागों को क्या करती है, वहन करती है, कुछ भाग खुद देती है। इस प्रकार सरकार क्या करती है, किसानों के साथ साथ हमारी जो कंज्यूमर्स होते हैं उसकी भी वो सहायता पहुँचाती है। There are a large number of activities which are the primary responsibility of the government. The government must spend on this. Providing health and education facility for all is one example. We have discussed some of these issues in the first chapter. Renewing proper school and providing quality education, particularly elementary education, is the duty of the government. India's size illiterate population is one of the largest in the world. अधिकतर जो गतिविधियाँ, जितने भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, इसमें प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। इन पर व्यय करना सरकार के लिए मस्ट होता है। जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, शिक्षा सुविधा को उपलब्ध कराना। हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की विचार किया था जिसमें समुचित ढंग से विद्यालय चलाना हो गया, जो अच्छे प्रकार के एजुकेशन देना हो गया, प्राथमिक शिक्षा हो गया, इस सबका सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। भारत में जो अनएजुकेटेड लोग, इलिटरेट संख्या है, ये विश्व में सबसे अधिक है। सिमिलरली वी नाउ डेट नियरली हाफ ऑफ इंडिया चिल्ड्रेन आर malnourished and a quarter of them are critically ill. We have read about infant mortality rate in the infant mortality rate of Odisha 45 and Madhya Pradesh 47 is higher than some of the poorest regions of the world. Government also need to pay attention as a step to human development such as availability
of safe drinking water, housing facility for the poor, and food and nutrition. It is also the duty of government to take care of the poorest and most ignored region of the country through increased spending in such areas. इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत में लगभग आधे ऐसे लोग हैं जो मॉलनोरिश्ड के शिकार हो गए हुए हैं, यानी कि कुपोषण के शिकार हैं, और उनमें से 1/4 लोग ऐसे जो बहुत ही गंभीर बीमारी से भी जूझ रहे हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ही निम्न स्तर पे आ गया हुआ है। जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहाँ जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो विश्व में सबसे नीचे स्तरों पे आता है। गवर्नमेंट को भी हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट के पक्षों में है, जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता कराना, जितने भी गरीब लोग हैं उसके लिए आवासीय सुविधाएं देना, भोजन का व्यवस्था कराना, देने की क्या होती है बहुत ही ज़रूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य होता है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यंत जो निर्धन लोग हैं उन देश की पूर्णतः उपेक्षित भागों में देखभाल करना चाहिए। बच्चों, हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़े थे, ये चैप्टर जो था इसमें हम लोग आर्थिक गतिविधि यानी कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़े। जिस इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में हम लोग एक्टिविटीज़ को 3 भागों में बांटे थे। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड सेक्टर। फिर उसके बाद जैसे हम दूसरे वेजेज में आए तो फिर इसे हम 2 भागों में बांट दिए हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फिर उसके बाद जब हम इसके स्वामित्व के आधार पर जब आते हैं इसे फिर हम 2 भागों में बांटे, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। बच्चों, इसका नोट्स कंप्लीट करेंगे और जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उस प्रॉब्लम्स को बताएंगे, इसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।